वेलकम बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में मैं आर के सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 8th की वर्कशीट नंबर 20 के बारे में। और आज की जो वर्कशीट है, इसका टॉपिक है नीतियां और लोग। बच्चों, हम लोग ये जो वर्कशीट का इस समय सीरीज चल रहा है वो आपके सामाजिक विज्ञान यानी इतिहास के पार्ट 5 से संबंधित है, जब जनता बगावत करती है। तो इस सीरीज में हमने पिछले 3-4 वर्कशीटों में जाना था कि किस तरह से अंग्रेज भारत आए व्यापार करने, और वो किस तरह से उन्होंने एक एक करके भारतीय क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमाना शुरू किया, और किस तरह से उन्होंने फूट डालो कि राज करो की नीति या और हड़प नीति, इस तरह की नीतियां अपना करके भारतीय राजाओं, नवाबों इत्यादि के क्षेत्रों पर कब्जा किया और वहां पर अपनी नीतियां लागू करने लगे। तो आज हम लोग जानेंगे कि जो अंग्रेज की नीतियां थी जो वो लागू कर रहे थे, तो उनका आम लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा, आम लोग उसे किस तरह से देखते थे, उनको क्या लगता था कि अंग्रेज के प्रति आम लोगों में क्या धारणा थी। सबसे पहले का जो टॉपिक है वो नवाबों की छिनती सत्ता। तो आइए इसके बारे में देखते हैं कि नवाबों के जो एक एक करके सत्ता छिनती जा रही थी, तो उसके बारे में लोगों की राय क्या थी। शुरू करते हैं, देखते हैं। 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकतें छिनने लगी थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। जाने थे हम लोगों ने, रेजिडेंट अंग्रेज तैनात करते थे सहायक संधि के तहत, और वो रेजिडेंट क्या करते थे कि उस राज्य की सुरक्षा का जिम्मा रेजिडेंट के हाथ में होता था। उसके साथ साथ वो हर मामले में हस्तक्षेप करते थे। तो एक तरह से जहां रेजिडेंट तैनात किए वहां पर नवाबों का जो संप्रभुता थी, सत्ता थी, वो सम्मान था, वो एक तरह से खत्म होने लगा। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था, क्योंकि अब उनकी सेना के बदले में कौन सेना का काम कर रहा था? अंग्रेजी सेना काम कर रही थी, जिसका हेड जो होते थे, सेनापति जो होते थे, वो अंग्रेज होते थे। उनके राजस्व वसूली का अधिकार व इलाके एक एक करके छीने जा रहे थे। कई जगहों पर तो अंग्रेजों ने राजस्व वसूली का अधिकार भी स्वयं ले रखा था। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की, ताकि उनके बात मान ली जाए। उदाहरण के लिए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले। पेशवा बाजीराव द्वितीय दत्तक पुत्र नाना साहब ने भी कंपनी से आग्रह किया था कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वह मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे। अपनी श्रेष्ठता और सैन्य ताकत के नक्शे में चूर कंपनी ने इन निवेदनों को ठुकरा दिया, क्योंकि कंपनी को लगता था कि अभी ये लोग तो काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं, तो इन लोगों की बातों को मानने से हमें क्या कोई फ़ायदा नहीं, अब इन्हें हमें सत्ता से बेदखल करनी है। तो इसीलिए उन्होंने इन लोगों के या इस तरह की जो भी रिक्वेस्ट आते थे उन्हें ठुकरा देते थे। अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से थी। अवध पर उन्होंने कुशासन का आरोप लगा करके अधिकार कर लिया था, तो आखिरी रियासत थी, उनमें उन्होंने कब्जा कर लिया। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई। 1856 में अंग्रेजों ने अवध को अपने कब्जे में ले लिया, कुशासन का आरोप लगा करके कि भाई वहाँ का नवाब जो है शासन बढ़िया से नहीं चला पा रहा है, इसीलिए हम उसे अपने अधिकार में ले रहे हैं। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसीलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। ठीक है, वही चीज़ जो मैंने बताई थी अभी। कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की भी पूर्ण योजना बना ली थी। देखिए, मुगल शासक अभी भी थे, हालांकि उनका वर्चस्व नहीं चल पा रहा था, लेकिन वो थे, उनको भी खत्म करने की योजना बना ली। किस तरह से बना ली? एक कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया, यानी अब मुगल बादशाह को वो महत्व नहीं देते थे, हटा दिया उनका नाम। उनका इसके बाद क्या कर दिया? 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। यानी लाल किला जो उस समय की राज्य सत्ता का प्रतीक था, वहाँ से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर अंग्रेजों का अधिकार होगा और उनको बाहर कहीं बसाया जाएगा। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया, कैनिंग जो उस समय के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर के आखिरी मुगल बादशाह होंगे, यानी कि उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। तो इस तरह से अंग्रेजों ने पूरी प्लान बना लिया कि मुगलों को किस तरह से इनको सत्ता से हम बेदखल करेंगे। तो धीरे धीरे उन्हें योजना बनी। पहले सिक्कों पर से उनका नाम हटा दिया, बाद में घोषणा किया कि इनके
बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद इन सबको परिवार को हम बाहर शिफ्ट करेंगे, लाल किले से बाहर हटा देंगे। दूसरी बार उन्होंने ऐलान कर दिया कि भाई बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह हैं, इनके बाद हम किसी को भी बादशाहत की उपाधि नहीं देंगे। तो इस तरह से अंग्रेजों ने एक एक करके विभिन्न नवाबों के क्षेत्रों पर अधिकार किया। वहीं मुगलों के भी जो सत्ता थी उसको भी समाप्त करने की पूरी तैयारी कर ली कि मुगल बहादुर शाह जफर के बाद की भी मुगल बादशाह अब नहीं होगा। तो इस तरह से अंग्रेजों ने बहुत ही चतुराई से एक एक करके विभिन्न इलाकों को, विभिन्न क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमाया। तो आइए अब देखते हैं कि उस समय के किसान और सिपाही जो अंग्रेजों की सेना में काम करते थे वो क्या सोचते थे। तो इस कड़ी में हम देखते हैं कि गांव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तरीकों से बेहद परेशान थे। जो किसान थे, क्यों एक तो कर अंग्रेजों ने बढ़ा दिया था, क्योंकि यहाँ के लोगों से उनको प्रेम तो था नहीं, तो उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया था। और जो लोग टैक्स नहीं देते थे उनके साथ मार पीट करना, उनके ज़मीनों को हड़प लेना, उनकी चीज़ों को हड़प लेना, ये सख्त तरीके अपनाए जाते थे। तो इनसे किसान और ज़मींदार काफ़ी परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। अब वो क्या करते थे कि भाई कर चुकाने के लिए कर्ज लेकर के कर चुकाते थे, और फिर वो कर्ज जब नहीं चुका पाते थे तो उनको अपनी ज़मीनें बेचनी पड़ती थी। तो उनकी जो पुश्तैनी ज़मीनें चली आ रही थी उसे बेचना पड़ रहा था। कंपनी के तहत काम करने वाले सिपाहियों में भी असंतोष की अपनी वजह थी। कंपनी में ही जो काम कर रहे थे सैनिक, वो भी नाराज थे, असंतुष्ट थे। वे अपने वेतन भुगतों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को भी ठेस पहुंचाते थे। तो इस तरह से वो, एक तो उनको वेतन भत्ते भी कम थे, नहीं अच्छे से मिल पा रहे थे। दूसरी तरफ अंग्रेज के जो तौर तरीके थे, तो वो भारतीय जो सैनिक थे उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को भी ठेस पहुंचाती थी। वे इन्हें अपमानित भी करते थे। जो भारतीय सैनिकों का दर्जा था वो अंग्रेज सैनिकों के बराबर नहीं था। अंग्रेज हमेशा अधिकारी वर्ग पे होते थे और भारतीय सैनिकों को नीचे के वर्गों पे रखा जाता था। उस जमाने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। अब ये देखिए, धार्मिक मान्यता थी उस समय कि समुद्र पार करने से धर्म भ्रष्ट होता है। तो उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगे। जब वे सिपाहियों से वो कंपनी की ओर से 1824 में लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते से बर्मा जाने का आदेश मिला, तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि समुद्र पार करना निषिद्ध होता है। उन्हें जमीन के रास्ते से जाने में एतराज नहीं था। सरकार का हुक्म न मानने के कारण उन्हें सख्त सजा दी गई। 1856 में कंपनी ने नए कानून का साफ कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो जरूरत पड़ने पर समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। तो इस तरह से अंग्रेजों ने पूरी तरह से भारतीय जो सिपाही थे, लोग थे, उनकी भावनाओं को कुचला, उन पर जबरदस्ती किया कि आपको ये चीज़ें करनी ही पड़ेगी। तो इससे वो क्या थे, अंदर अंदर काफ़ी असंतुष्ट थे। साथ ही जो सिपाही थे वो गांव के हालात से भी परेशान थे, क्योंकि बहुत सारे सिपाही खुद से किसान थे। वे अपने परिवार गांव में छोड़ कर आए थे। लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्द ही सिपाहियों में भी फैल गया। तो यानी किसान भी परेशान, सिपाही भी परेशान, और सिपाही जो है किसान से ही रिलेटेड है। तो इस तरह से सिपाही और किसानों का भी जो गुस्सा था वो भी सिपाहियों में देखने को पहुंचा। तो इस तरह से सिपाहियों में एक तरह से आक्रोश, पहले तो असंतुष्टि हुई अंग्रेजी सरकार के खिलाफ, इसके बाद वो धीरे धीरे आक्रोश में बदलता गया। तो हम लोग अगली वर्कशीट में जानेंगे कि ये आक्रोश किस तरह से दिखा, किस तरह से प्रस्फुटित हुआ अंग्रेजों के खिलाफ। तीसरी कड़ी में हम जानेंगे कि अंग्रेजों ने जो भारत में सुधार की प्रक्रिया चलाई उसका लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा। इसमें आप देखेंगे 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने, यहाँ तक कि जमीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी। अंग्रेज ये मानते थे कि भाई हमारे यहाँ से जो यहाँ के लोग अधिकतर हिंदू धर्म के हैं या मुस्लिम धर्म के हैं, तो अगर ईसाई मिशनरीज आ गए और यहाँ के लोगों को कन्वर्ट किया जाए, ईसाई में तब्दील किया जाए, तो हमारी बातें ज़्यादा अच्छी तरह से, हमारा शासन स्थायी हो सकता है। तो इसलिए वो ईसाई मिशनरियों को खुली छूट दे दिया कि वो आकर के यहाँ पर धर्म प्रचार करें और संपत्ति जुटाएं, जमीन खरीदें। सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ाने देने का कानून बनाए गए। अब देखिए, यहाँ के जो नियम थे उन पर भी नियम बनाए गए। हालांकि ये नियम अच्छे थे, लेकिन फिर भी उस समय के लोगों को ये लगा कि ये हमारे मामलों में हस्तक्षेप है। जैसे आप आगे के देखेंगे कि बहुत सारे भारतीय नेताओं ने इस चीज़ों का यह कह करके विरोध किया, ये चीज़ें ठीक है, लेकिन हमारे मामलों में जो
निर्णय होते हैं वो भारतीय लोगों को ही करना चाहिए। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। 1850 में एक नया कानून बनाया गया, इससे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। इस कानून का प्रावधान किया गया कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। तो ऐसा इसलिए किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ईसाई धर्म में कन्वर्ट हों। और ऐसा इसलिए चाहते थे अंग्रेज इसलिए सोचते थे, उनको लगता था कि हम लोग ईसाई हैं, यहाँ के लोग भी ईसाई हो जाएंगे तो हमारा शासन ज़्यादा स्थायी रह सकेगा। इन सभी कदमों से भारतीयों के बड़े वर्ग को यकीन हो गया कि अंग्रेज उनका धर्म, उनकी सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन को शैली को नष्ट कर रहे हैं। अब लोगों को लगा कि ये हमारे जो सामाजिक स्थिति है उसको ये नष्ट भ्रष्ट करना चाहते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से अंग्रेजों ने नवाबों की सत्ता को समाप्त किया एक एक करके और पूरे देश पर अपने वर्चस्व को कायम किया। इसके बाद देखा अपने अंग्रेजों के प्रति किसानों और सिपाहियों में किस तरह से असंतुष्टि के भाव पैदा हुए। इसके बाद तीसरे भाग में आपने देखा कि सुधारों जो अंग्रेजों ने भारतीय समाज से संबंधित सुधार किए उसका लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। तो आइए अब हम देखते हैं, प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं, उनके उत्तर देखते हैं। बच्चों, पहला प्रश्न है, स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता क्यों घटती जा रही थी? तो इसका भी उत्तर वर्कशीट के फर्स्ट पार्ट से में है, उससे भी दे सकते हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं इसको कि स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटने के निम्नलिखित कारण थे। अंग्रेजों के द्वारा दरबार में रेजिडेंट की तैनाती करना, राजाओं की कर वसूली का अधिकार एक एक करके छीन लेना, शासकों की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों का महत्व न देना, राज्यों की सुरक्षा व्यवस्था अंग्रेजों द्वारा अपने हाथ में लेना। तो इन कारणों से नवाबों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। दूसरा प्रश्न है, कंपनी ने मुगल शासकों के आधिपत्य को किस प्रकार खत्म किया? मुगल शासकों के, इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, कंपनी ने सर्वप्रथम जारी किए जाने वाले सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से बेदखल कर दिया जाएगा। वहीं 1956 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। यहाँ पर देखिए गलत प्रिंट हो गया, ये 1856 होगा, तो आप यहाँ पर 1856 लिखेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तीसरा प्रश्न है, कंपनी के शासनकाल में सैनिक और किसान क्यों असंतुष्ट थे? इसका उत्तर होगा, कंपनी के शासनकाल में सैनिक असंतुष्ट थे क्योंकि वे अपने वेतन भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। अंग्रेज कई नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्था को ठेस पहुंचाते थे। अंग्रेजों द्वारा उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाता था। वहीं इस प्रश्न का दूसरा भाग है, किसान क्यों असंतुष्ट थे? तो कंपनी के शासन काल में किसान असंतुष्ट थे क्योंकि उनसे भारी भरकम लगान और कर की वसूली सख्त तरीके से किए जाते थे। कर चुकाने के लिए उन्हें कर्ज लेना पड़ता था और कर्ज चुकाने के लिए, यहाँ छुपाने नहीं होगा बल्कि चुकाने होगा, चुकाने के लिए अपने पुश्तैनी जमीन बेचने पड़ते थे। कर समय पर न चुका पाने के कारण उन्हें अपनी जमीनें नीलाम भी करनी पड़ती थी तथा उन्हें अपमानित एवं प्रताड़ित किया जाता था। तो इसलिए वो किसान भी असंतुष्ट थे और सैनिक भी असंतुष्ट थे। चौथा प्रश्न है, भारतीयों को ऐसा क्यों लगने लगा कि अंग्रेज उनके परंपरागत जीवन शैली को नष्ट करना चाह रहे हैं? स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं कि कंपनी में ईसाई मशीनरियों को भारत में कुल धर्मांतरण करने की छूट दे दी गई। ईसाई मशीनरियों को संपत्ति तथा जमीन जुटाने के लिए भी छूट थी। भारतीय धार्मिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों को अंग्रेजों द्वारा नीचा दिखाया जाता था। अंग्रेजों ने सती प्रथा, विधवा विवाह जैसे मामलों से संबंधित कानून बनाए। इन कारणों से लोगों को ऐसा लगता था कि अंग्रेज उनकी पारंपरिक जीवन शैली को नष्ट करना चाहते हैं। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं वर्कशीट का अंतिम भाग, कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। आज का संदेश है, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। तो बच्चों,
जो सरकारी संस्थाएं हैं, डॉक्टर्स हैं, सभी अपील कर रहे हैं कि कोविड का संकट अभी टला नहीं है, इसीलिए हमें इससे संबंधित जो प्रिकॉशंस है उसको पूरी तरह से फॉलो करनी है। तो आज का ये संदेश है कि अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं, साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और नियमित रूप से मास्क पहनें। उम्मीद है ये सारी चीज़ें आप कर रहे होंगे। तो चलिए इस वर्कशीट को पूरा करिए और अपने सर जी को भेज दीजिए ताकि वो चेक कर सकें कि आपने कितना कुछ सीखा है। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।